जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है वाक्य शुद्धि, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वाक्य शुद्धि में बात करें तो वाक्य में जो है वो शुद्धि या अशुद्धि का कोई एक प्रकार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य प्रश्न तो यही होता है, चार विकल्प के आधार पर बात करें अगर, तो कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। या फिर अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो सीधा एक वाक्य दिया जाएगा और उसका शुद्ध रूप पूछा जाएगा, अशुद्ध देकर शुद्ध रूप पूछा जाता है। ये व्यवहारिक बात है। या ये पूछ लिया जाता है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो ये तीन चार प्रकार के व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं। तो वाक्य में अगर अपने व्यवहारिक ये भी बात करें कि कोई वाक्य है, कहे कि ये अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध लिखो, तो भी हमें ये वाक्य के अलग अलग प्रकार समझने आवश्यक है कि वाक्य में कितने प्रकार की अशुद्धि हो सकती। तो सुनिए, सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। क्या आता है? अनावश्यक शब्द, या इसको अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि भी बोल देते हैं। और ये अशुद्धि है, अशुद्धि स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो अशुद्धि की जगह कभी कभी अशुद्धिनी शब्द भी प्रयोग किया जाता है, अशुद्धिनी। तो वाक्य संबंधी अशुद्धि कह दो या वाक्य संबंधी अशुद्धिनी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो क्या कह रहा है। अनावश्यक, अनावश्यक किसको कहते हैं? जिसकी आवश्यकता न हो। आप बताओ, वह वस्तु जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको आप अपने पास रखते हो क्या? नहीं रखते। हम जिसकी आवश्यकता नहीं होती हम उसको अपने पास नहीं रखते, हटा देते। जैसे मान लो इसी कमरे की बात करूं, इसी रूम की बात करूं, तो मेरे पास चार कुर्सियां हैं, चार चेयर है, जबकि मुझे एक ही चाहिए, तीन की आवश्यकता ही नहीं है, एक की आवश्यकता है, तीन तो अनावश्यक पड़ी है। मैं क्या करूं? हटा दूंगा इनको कमरे से बाहर। वाक्य या कमरा जो है वो सही हो जाएगा, आवश्यकता के अनुरूप हो जाएगा। यही वाक्य में होता है। वाक्य में क्या है, कोई अर्थ प्रकट करना होता है और उसी अर्थ के लिए दो शब्द दे देता है सामान्यतः। तो आप दो क्यों प्रयोग करोगे? एक अर्थ के लिए एक ही करोगे, दूसरा हटा दीजिए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में वाक्य आ जाए, एक व्यवहारिक वाक्य जो सरल वाक्य वो बात करते हैं। जैसे वह प्रातः काल के समय घूमता है, वह प्रातः काल के समय घूमता है, प्रातः काल के समय घूमता है। आप ये बताइए कि प्रातः काल, काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ ही क्या होता है? समय होता है। जैसे आप पढ़ते हो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जो समय बीत गया, काल यानी जो समय बीत गया। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्य काल जो समय आ गया है। काल का अर्थ समय। तो काल और समय का समान अर्थ है। तो फिर जब काल आ गया तो समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य शुद्ध क्या होगा? ये के समय हटा दो, वाक्य शुद्ध हो जाएगा वह प्रातः काल घूमता है। वाक्य शुद्ध क्या हो जाएगा? वह प्रातः काल घूमता है। एक तो ये हो गया। कई बार समान अर्थ वाले दो शब्द न देकर वैसे ही कोई, समान अर्थ वाले दो शब्द न देकर वैसे ही कोई जो है वो अशुद्ध रूप दे देता है वाक्य का। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में एक पद वैसे ही अनावश्यक दे देता है। जैसे उदाहरण के रूप में वो कह दे कि गरम आग लाओ, गरम आग लाओ। आप मुझे यह बताइए कि क्या इस वाक्य में आग के साथ गर्म शब्द लगाना आवश्यक है? कोई आवश्यकता नहीं। आग की सर्वसिद्ध सर्वसत्य पहचान, आग गर्म ही होती है, ठंडी आग कौन सी होती है? तो आग के साथ गर्म शब्द नहीं लगाया जाएगा, हटा दीजिए, वाक्य शुद्ध क्या हो जाएगा? आग लाओ। इसे कहते हैं अनावश्यक पद संबंधी या अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि। तो हम बात करें अगर पहला भेद या प्रकार हमारा क्या आता है? अनावश्यक शब्द या अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि। जैसे वह सोमवार के दिन जयपुर जाएगा, सोमवार के दिन जयपुर जाएगा। वार का अर्थ ही क्या होता है? दिन। जैसे अपने कह देते हैं आज क्या वार है, यानी क्या दिन है। आज क्या वार है यानी क्या दिन है। तो वार और दिन का तो सेम अर्थ होता है, कोई फर्क ही नहीं। तो इसका मतलब जब वार आ गया तो दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य शुद्ध के दिन हटाओगे तो वाक्य शुद्ध इस प्रकार बनेगा, वह सोमवार को जयपुर जाएगा। अभी वर्तमान में इस प्रकार का वाक्य जो है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। वे परस्पर आपस में सहयोग करते हैं। परस्पर और आपस में का समान अर्थ है। वे परस्पर मित्र हैं
यानी वे आपस में मित्र हैं, वे परस्पर रिश्तेदार हैं, यानी आपस में रिश्तेदार हैं। परस्पर और आपस का समान अर्थ है। जब परस्पर आ गया तो आपस लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य शुद्ध होगा वे परस्पर सहयोग करते हैं। या आप जो है इसमें से परस्पर हटा दो, चाहे ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दो, वे आपस में सहयोग करते हैं। कोई एक आएगा, दोनों पद नहीं आएंगे समान अर्थ के लिए। तो या तो वे आपस में सहयोग करते हैं, या आपस में हटा दो वे परस्पर सहयोग करते हैं। जैसे एक बेहद अच्छा वाक्य, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, कहीं से भी आपको अशुद्ध प्रतीत नहीं हो रहा, पर अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि केवल और मात्र दोनों जो है वो अल्प या थोड़े के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोनों का समान अर्थ है। मेरे पास केवल 100 रुपए हैं या मात्र 100 रुपए, एक ही बात होती। तो जब केवल आ गया तो मात्र नहीं लगाना, और मात्र आ गया तो केवल नहीं लगाना, या तो केवल हटा दो, वाक्य शुद्ध होगा शब्द संकेत मात्र है, या फिर केवल रखना है तो मात्र हटा दो, शब्द केवल संकेत हैं। आज के वर्तमान हालात पर चर्चा करो। तो आज और वर्तमान तो यही हो गया। आज का मतलब वर्तमान ही होता है, जो आज का समय यानी जो वर्तमान समय चल रहा है, आज और वर्तमान का तो समान अर्थ है। कई बार इस प्रकार भी आ जाता है, देश के मौजूदा वर्तमान हालात, तो मौजूदा हालात और वर्तमान हालात तो एक ही बात है। देश के मौजूदा वर्तमान हालात, तो मौजूदा और वर्तमान का तो समान अर्थ है, तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते। वाक्य शुद्ध क्या होगा, वर्तमान हालात पर चर्चा करो, आज हटा दो, या फिर वर्तमान हटा दो, ये लिख दो आज के हालात पर चर्चा करो। हम ये भी लिख सकते हैं इसको क्या, कि देश के मौजूदा वर्तमान हालात ठीक नहीं है। देश के मौजूदा वर्तमान हालात ठीक नहीं है, तो मौजूदा और वर्तमान का तो एक ही अर्थ होता है, तो कोई भी एक शब्द हटा दो, आप वर्तमान हटा दो, देश के मौजूदा हालात ठीक नहीं है, या फिर मौजूदा हटा दो तो फिर वर्तमान रख लो कि देश के वर्तमान हालात ठीक नहीं है, या वर्तमान हटाओ तो देश के मौजूदा हालात ठीक नहीं है। जैसे यह पानी का तालाब कैसे सूख गया, यह पानी का तालाब कैसे सूख गया, अशुद्ध प्रतीत होता ही नहीं आपको, पर अशुद्ध है, हर सूरत में अशुद्ध है। जब आपने तालाब लिख दिया तो तालाब पानी का ही होता है, तालाब के साथ पानी पहचान बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। कि जैसे आप कह दो कि राम विद्वान पुरुष है, राम बहुत विद्वान पुरुष है, अशुद्ध। जब राम भी लिख दिया और विद्वान भी लिख दिया तो क्या पीछे बकाया रह गया ये बताना कि वो पुरुष है। राम बहुत विद्वान पुरुष है नहीं, राम बहुत विद्वान है, इतना पर्याप्त है, राम बहुत विद्वान है। वैसे ही जैसे आप कह दो गंगा नदी का जल पवित्र है, जब गंगा का नाम ही लिख दिया आपने, तो फिर जब आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा ही लिख दी गंगा, तो फिर उसकी जाति नदी बताने की आवश्यकता नहीं, गंगा का जल पवित्र है। तो वैसे तालाब, तो तालाब पानी का ही होता है और काय का होता है। वाक्य शुद्ध क्या होगा, यह तालाब कैसे सूख गया, पानी शब्द हटा दीजिए, वाक्य शुद्ध होगा यह तालाब कैसे सूख गया। जैसे तमाम देश भर में यह बात फैल गई, या इस प्रकार भी लिख दिया जाता है सारे देश भर में यह बात फैल गई। सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो सुनिए, आप ये देखो सारा देश और देश भर एक ही बात होती है, या तो सारा देश कह लो या देश भर, एक ही बात है। जैसे मैं आपको कह दूं देश भर में यह बात फैल गई, तो इसका मतलब है सारे देश में फैल गई। क्या भर न लगाऊं, ये कह दूं सारे देश में यह बात फैल गई, एक ही बात है। जैसे वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, दिन भर का मतलब सारा दिन, तो देश भर का मतलब सारा देश, तो ये सारे शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य शुद्ध होगा देश भर में यह बात फैल गई, या भर मत लगाओ, ये लिख दो सारे देश में यह बात फैल गई।
जैसे तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम देश का मतलब ही सारा देश होता है, तो फिर भर लगाने की आवश्यकता नहीं, और भर लगा दिया तो तमाम मत लगाओ। वाक्य शुद्ध होगा देश भर में यह बात फैल गई या तमाम देश में यह बात फैल गई। कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। बेहद अच्छा वाक्य, लगातार आ रहा है परीक्षा में। कृपया विन्नति के लिए प्रयोग किया जाता है और अनुग्रह का अर्थ भी विन्नति या दया भाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कृपया और अनुग्रह का समान अर्थ होता है। जैसे इन्हीं का समानार्थी एक शब्द कृपा और कृपा, ये तीनों लगभग रिक्वेस्ट करने के लिए, विनती करने के लिए जो है वो दया भावना, दया प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कि दया कीजिए, मेहरबानी कीजिए। तो रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, तीनों का सेम अर्थ है, तो तीनों एक वाक्य में एक साथ आते ही नहीं, तीनों में से कोई एक आएगा। तो कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, तो इसमें से कृपया हटा दो, वाक्य शुद्ध हो जाएगा आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। या फिर कृपया रख लो तो अनुग्रह हटा दो, वाक्य शुद्ध क्या हो जाएगा, कृपया आप ही यह बताएं, बस यहीं तक रह जाएगा, कृपया आप ही यह बताएं। तो दो रूप शुद्ध है। जैसे यह भी आ जाता है कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, वो भी यह शुद्ध है। ठीक है, जैसे क्या आ गया, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। वाक्य क्या आ गया, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो आप ये देखो कृपया और कृपा दोनों आ गया, तो दोनों में से कोई एक आएगा, आप कृपया हटा दीजिए, वाक्य शुद्ध क्या हो जाएगा, शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। दूसरी बात, अगर आप कृपया रखना चाहते हैं तो फिर इतना ही बनाओ, कृपया शीघ्र उत्तर दें, कृपा हटा दो फिर, तो कोई एक रूप आएगा। जैसे जैसे राम प्रातः काल के समय पढ़ता है, राम प्रातः काल के समय पढ़ता है, तो काल का समय होता है, तो समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, राम या रामू प्रातः काल पढ़ता है। न्यायाधीश ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, तो दंड का अर्थ सजा ही होता है, मृत्यु दंड का अर्थ ही होता है मौत की सजा, मृत्यु की सजा, तो सजा शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, न्यायाधीश ने उसे मृत्यु दंड दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, बेहद अच्छा वाक्य, समझ ही नहीं आएगा इसमें त्रुटि क्या है। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद और फिर दोनों का सेम अर्थ है, समान अर्थ है दोनों का, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ध्यान रखिएगा। अब आप सुनो, मैं आपको कह दूं इसके बाद क्या होगा या फिर क्या होगा, तो एक ही बात है, तो दोनों में से कोई एक रखिए, फिर हटा दो, वाक्य शुद्ध होगा इसके बाद क्या हुआ, या इसके बाद हटा दो, वाक्य शुद्ध हो जाएगा फिर क्या हुआ। और ये तो हर परीक्षा में आता ही आता है, इस वाक्य का तो ध्यान ही रखना है, यह कैसे संभव हो सकता है, या इस प्रकार इसमें दो शब्द और जोड़ देता है, आप ही बताएं यह कैसे संभव हो सकता है। अब आप देखो इस पर वाक्य का वास्तविक अर्थ क्या था, भी डाउट है इस बात पर, भी ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल है, डाउट है भी, संभव होगा कि नहीं होगा, ये कैसे संभव है, कंफर्मेशन नहीं। तो कंफर्मेशन नहीं है, निश्चितता नहीं है काम होने या नहीं होने की, तो इसके लिए हो सकता है कैसे लगा सकते हैं, हो सकता है का मतलब तो निश्चितता होता है, जैसे अपने कहते हैं यह काम हो सकता है, इसका मतलब है निश्चितता हो जाएगा, तो हो सकता है शब्द हमेशा ही निश्चितता का बोध करवाता है, तो यह कैसे संभव हो सकता है नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहां तो क्लियर है ही नहीं, निश्चितता है ही नहीं कि होगा ही होगा, तो वाक्य शुद्ध क्या होगा, वाक्य शुद्ध होगा यह कैसे संभव है, हो सकता लगाने पर तो निश्चितता आ जाएगी, तो यह शुद्ध हो जाएगा, यह कैसे संभव। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो केवल और मात्र का समान अर्थ होता है, जब केवल आ गया तो मात्र मत लगाइएगा, मेरे पास केवल एक घड़ी है, तुम वापस लौट जाओ, बेहद अच्छा वाक्य। पहली बात तो ध्यान रखना, वापिस कोई शब्द नहीं हो, अपने कहते थे वापिस जाओ, नहीं, वापस जाओ शब्द शुद्धि में बार बार आता है, वापस होता है। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बात करें, अगली बात क्या आती है, वापस जाना और लौट जाना का समान अर्थ है, कोई अंतर नहीं है, दो कोई भी अंतर नहीं है किसी सूरत में। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको कह दूं वापस जाओ, या मैं आपको कह दूं लौट जाओ, दोनों में बताओ क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे,
ध्यान रखिएगा, वाक्य शुद्ध होगा तुम वापस जाओ, या वापस हटा दो, वाक्य शुद्ध होगा तुम लौट जाओ। दोनों में से कोई एक रूप शुद्ध होगा। सारे देश भर में यह बात फैल गई, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको, तमाम देश वाला है, सारे देश वाला, ये रहा। तो सारे देश भर में यह बात फैल गई, सारे लगा दिया तो फिर भर मत लगाओ, सारे देश में यह बात फैल गई या फिर देश भर में यह बात फैल गई। अगला, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सचिवालय का अर्थ होता है सचिव और आलय से बना है, आलय का अर्थ होता है स्थान या घर। तो सचिव के कार्य करने का जो स्थान है या घर है उसको सचिवालय कहते हैं, और उसी को कार्यालय कहते हैं। तो जब इसमें सचिव के कार्य करने का आलय, स्थान या घर आ गया तो फिर उसके कार्य करने का घर या आलय दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य शुद्ध होगा वह सचिवालय में लिपिक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। अब सुनो, आपने जब विंध्याचल पर्वत का नाम ही लिख दिया, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द ही लिख दिया कि वो विंध्याचल है, तो फिर उसके साथ पर्वत मत लगाइएगा, के साथ पर्वत लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, गंगा नदी का जल पवित्र है, शुद्ध गंगा का जल पवित्र। जब विंध्याचल लिख दिया तो फिर इसकी जाति पर्वत बताने की आवश्यकता नहीं है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान किसको कहते हैं? बोले जवान तो सर युवा को ही कहते हैं, और युवा से युवक और युवती शब्द बना है, तो जवान और युवा तो एक ही बात होती। तो दोनों में से कोई एक लगाओ, या तो ये कह दो युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, या फिर युवक युवती नहीं लगाना तो फिर युवा के लिए जवान लगा लो, नौजवानों को आगे आना चाहिए। वाक्य शुद्ध क्या होगा? नौजवानों को आगे आना चाहिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, बेहद अच्छा वाक्य। किसी और का मतलब ही दूसरा होता है। मैं कह दूं किसी और से पूछो, यानी दूसरे से पूछो, तो एक आएगा। किसी और से परामर्श लीजिए या फिर दूसरे रखना है तो ये लिख दो किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। और दूसरा, इन दोनों का सेम अर्थ है, समान अर्थ है। सह प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। प्रमाण से पहले सह उपसर्ग लग गया, सह उपसर्गार्थी होता है सहित, सह उपसर्गार्थी सहित होता है, तो सह प्रमाण का अर्थ हो गया प्रमाण सहित। जैसे परिवार से पहले सह लगाओ, सह परिवार यानी परिवार सहित। तो आप ये देखिए कि जब सह का अर्थ आ गया सहित, तो यह सहित लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य शुद्ध होगा सह प्रमाण उत्तर दीजिए, सह प्रमाण उत्तर दीजिए। या फिर ये सहित अर्थ देने वाला सह हटाओ तो वाक्य शुद्ध होगा प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। गुलामी की दास्ता बुरी है। देखो, किसी का गुलाम होना और किसी का दास होना एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो किसी का गुलाम होना और किसी का दास होना। तो सुनिए, अब आप ये देखो, गुलाम तो उस व्यक्ति को कहते हैं जो गुलाम होता है, और गुलाम होने का जो भाव है उसको गुलामी कहते हैं, और दास होने का भाव है उसको दास्ता कहते हैं। एक शब्द होता है दास्तां, जैसे मैं तुम्हें अपनी दास्तां सुनाता, यानी अपनी कहानी सुनाता हूं, अपनी आप बीती सुनाता हूं, यह अलग है। एक दास या गुलाम होने का भाव दास्ता होता है। तो गुलामी और दास्ता का तो समान अर्थ है, गुलाम होना या दास होना, तो दोनों साथ नहीं आएंगे, एक आएगा। वाक्य शुद्ध होगा गुलामी बुरी है, या फिर गुलामी हटा दो दास्ता बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। जब प्रशांति लिख दिया और सज्जन भी लिख दिया तो क्या पीछे बताना बकाया रह गया कि वो पुरुष है? क्या पीछे बताना अब भी बकाया है कि वह पुरुष है? पुरुष नहीं। प्रशांत बहुत सज्जन है, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। अगर कोई काम शायद होगा, संभावना ही है कि वो होगा शायद, तो फिर अवश्य कैसे होगा? जैसे मैं कह दूं शायद वह गांव जाएगा, इसका मतलब उम्मीद है, संभावना है कि जाएगा। या मैं कह दूं वह अवश्य गांव जाएगा, इसका मतलब है निश्चित है जाएगा। तो शायद तो संभावना बताता है, अवश्य निश्चितता, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? शायद वह अवश्य गांव जाएगा, कैसे पॉसिबल है? शायद का मतलब तो है जाएगा कि नहीं जाएगा, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, और अवश्य का मतलब निश्चित है, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। तो वाक्य शुद्ध होगा शायद आज वर्षा आएगी, या फिर अवश्य रखना तो शायद हटा दो, आज वर्षा अवश्य आएगी, ये शुद्ध होगा। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, ना जी, शायद और जरूर एक साथ कैसे होंगे?
शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा, या फिर शायद हटा दो, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाए। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, नहीं, शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, यह शुद्ध होगा। या फिर ये हटा दो, इतना ही रखो, कृपया शीघ्र उत्तर दें। और कृपया शब्द ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण। कृपया में पै पूरा होता है, शब्द शुद्धि में बार बार आता है, आधा नहीं होता। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, अशुद्ध। गुनगुने का मतलब है ठंडे और गर्म का मिश्रण, जबकि गर्म का अर्थ है पूर्णतः गर्म ही को गर्म कहते हैं। कोई पानी या तो गुनगुना होता है, या ठंडा होता है, या गर्म होता है, तीनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो वाक्य शुद्ध होगा, वह गुनगुने पानी से नहाता है। गर्म हटा, या गुनगुना हटा दो, वह गर्म पानी से नहाता है। जैसे गर्म आग लाओ, आग गर्म ही होती, गर्म लगाने की आवश्यकता नहीं, आग लाओ। जैसे ठंडी बर्फ लाओ, गर्म बर्फ कौन सी होती? बर्फ ठंडी होती, तो इसके साथ ठंडी लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य शुद्ध होगा, बर्फ लाओ। क्या शुद्ध होगा? बर्फ लाओ। फिर इसके बाद देखो, वह पानी से पौधों को सींचता है, बेहद अच्छा वाक्य। और पौधे किससे सींचे जाते हैं? उनसे या दूध से तो सींचे नहीं जाते। तो जब सींचने की बात आ गई पौधों को, तो फिर पानी से ही सींचे जाते हैं, पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य शुद्ध होगा, वह पौधों को सींचता है। बारिश शुरू होते ही बच्चे बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। बारिश में क्या बरसता? पानी। तो बारिश में बाहर निकलेंगे तो बच्चे भीगेंगे किसमें? पानी में। क्या ये बताने की आवश्यकता है कि बारिश में बाहर निकलेंगे तो पानी से भीग जाएंगे? ये पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। बारिश शुरू होते ही बच्चे बाहर निकलकर भीगने लगे। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? तो कुआं ही लिख दिया कि कुआं सूख गया, तो क्या कुआं के लिए यह बताना जरूरी है कि कुआं पानी का है? यह पहचान बताने की कहां आवश्यकता है? सर्व सिद्ध है कि कुआं सूखा है तो पानी का ही है, पानी का लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य शुद्ध होगा, यह कुआं कैसे सूख गया। बच्चे कह देते हैं सर कुआं तेल का भी होता है, तेल का कुआं कभी सूखता नहीं है, तेल समाप्त हो सकता है, तेल सूखता नहीं है। अगर उसने लिखा कुआं सूख गया तो वो निश्चित ही पानी का ही, तो उसके साथ पानी लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे गंगा नदी का जल पवित्र है, तो जब गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नाम ही लिख दिया नदी का गंगा, तो फिर उसकी पहचान नदी बताने की आवश्यकता नहीं, गंगा का जल पवित्र है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, हिमालय का नाम ही लिख दिया तो फिर उसकी पहचान पीछे थोड़ी रहेगी कि वो पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर इस प्रकार का वाक्य है कि हिमालय पर्वतों का राजा है, तो ये पूर्णतः शुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसमें पर्वतों शब्द हिमालय के लिए नहीं आया। ये नहीं कह रहा कि हिमालय पर्वत, ये पर्वतों शब्द बाकी पर्वतों के लिए आया, हिमालय के लिए तो केवल हिमालय आया है, पर्वतों तो बाकी पर्वतों के लिए आया है, कि हिमालय जो है वो अन्य सभी पर्वतों का राजा है। ये बहुत अच्छा वाक्य। भंवरा पुष्पों के परागों को चूसता है। पराग कण जो है वो कहां पाए जाते हैं? फूल में, पुष्प में तो पाए जाते हैं। पराग कण दीवार पे थोड़ी लगते हैं या छत पे थोड़ी लटकते हैं, कि फूल जो होता है फूल, उसी में पराग कण पाए जाते हैं। तो इन पराग कण जो है इनकी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं कि ये पुष्प या फूल में होते हैं। तो भंवरा परागों को चूसता है, इतना ही शुद्ध होगा, पुष्प लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक पद है। इसके बाद देखो अगला क्या आता है, अनावश्यक हो गया। अब अगला भेद आता है आपका अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि। अनुपयुक्त किसको कहते हैं? जो उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त किसको कहते हैं? उचित, ठीक या सही को। जैसे मैं कह दूं यह पुस्तक या यह वस्तु आपके लिए उपयुक्त है और यह उपयुक्त नहीं है। यह वस्तु आपके लिए उपयुक्त है मतलब उचित है, ठीक है, सही, और यह वस्तु उपयुक्त नहीं है यानी सही नहीं है। तो ये कह रहा अनुपयुक्त यानी जो उपयुक्त नहीं। तो वाक्य में एक शब्द ऐसा आएगा जो उपयुक्त नहीं होगा यानी ठीक या सही नहीं होगा, हमें उसको सही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वो अगर उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है तो उसको हटा दो। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में मुझे इस कमरे में पंखा चाहिए, पर ये पंखा सही नहीं है। पंखा तो मुझे चाहिए पर ये सही नहीं है, तो मैं इसको सही करूंगा, ये थोड़ी इसको हटा दूंगा। पंखे के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, पंखा तो चाहिए, बस ये सही नहीं है तो इसको सही कर दो। तो वैसा ही वाक्य में होता है
कि एक शब्द ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, आप उसकी जगह सही शब्द लगा दो, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में वाक्य आ जाए, विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात कहते हैं अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति को, जबकि आतंकवादी नकारात्मक या बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है। तो आतंकवादी के लिए विख्यात शब्द सही नहीं है, आप इसकी जगह कहो कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कुख्यात होता है बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात और विख्यात विलोम शब्द। तो आप विख्यात की जगह सही उपयुक्त शब्द लिखिए कुख्यात, वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य क्या आया? अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि। अनुपयुक्त किसको कहते हैं? जो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। हम इसकी जगह उपयुक्त शब्द लगाएंगे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे जैसे सीता राम की स्त्री थी, वाक्य क्या आ जाए? सीता राम की स्त्री थी। सीता राम की स्त्री नहीं थी, ध्यान रखना। सीता जो है वो राम की पत्नी थी। स्त्री तो सारी महिलाएं होती है, स्त्री तो सारी महिलाएं होती है, स्त्री नहीं थी, क्या थी? पत्नी थी। तो सीता जो है वो राम की पत्नी थी, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे रात भर गधे भौंकते रहे। गधे कभी भौंकते? गधे नहीं है, रात भर कुत्ते भौंकते रहे। रात भर कुत्ते भौंकते रहे, ये शुद्ध होगा। और अगली बात सुनिएगा मेरी। अगली बात क्या आती है कि अगर आपने इसमें शब्द गधे ही रखना है तो फिर भौंकना मत लगाओ, फिर लिखो रात भर गधे रेंगते रहे। रेंगते मत कर देना, रेंगते, ये नहीं, रेंगते नहीं, रात भर गधे रेंगते रहे, कै लगाना है, रेंगते रहे। देखो हर पशु पक्षी की सामान्यतः अपनी अपनी बोली होती। जैसे शेर दहाड़ता है, घोड़ा हिन हिनाता है, हाथी चिंगाड़ता है, गाय रंभाती है, मेमना मिमियाता है, तो वैसे ही गधे रेंकते हैं। दो रूप शुद्ध होंगे इसके, रात भर गधे रेंकते रहे, और अगर ये कहो रात भर कुत्ते भौंकते रहे तो भी शुद्ध। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, ध्यान रखना, कोहिनूर अमूल्य नहीं है, कोहिनूर बहुमूल्य है। कोहिनूर क्या है? बहुमूल्य। अमूल्य और बहुमूल्य में अंतर होता है। अमूल्य किसको कहते हैं? जिसका आप जो है वो जिसकी कीमत नहीं आंकलन कर सकते, जिसकी कीमत नहीं लगा सकते आप। और बहुमूल्य जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बेहद अधिक मूल्य है जिसका, वो बहुमूल्य। और अमूल्य जिसकी कीमत आंक ही नहीं सकते, आप लगा ही नहीं सकते किसी सूरत। वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है जिसकी कीमत नहीं आंक सकते, अमूल्य। अब बात हो रही कोहिनूर की। कोहिनूर जो है वो एक भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तुएं क्या होती है? जिनका एक निश्चित आकार प्रकार हो, वो भौतिक वस्तुएं होती है। ठीक है, भौतिक वस्तुएं जो है वो कभी अमूल्य नहीं होती, भौतिक वस्तुएं बहुमूल्य होती है। कोहिनूर चाहे कितना ही बेशकीमती हो, कितना ही अधिक उसका मूल्य हो सकता है, पर कोई ना कोई मूल्य उसका अवश्य है, अमूल्य नहीं। अमूल्य क्या होता है? जीवन। जीवन किसी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। अमूल्य क्या है? समय किसी कीमत पर नहीं खरीद सकते आप। अमूल्य या अनमोल क्या है? माता पिता का उपदेश या माता पिता की सलाह। माता पिता की सलाह अमूल्य या अनमोल है। और ये देखो, समय हो गया, जीवन हो गया, माता पिता की सलाह या गुरु का उपदेश हो गया, ये कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है, ये अमूल्य होती है। हीरा तो कोहिनूर है, चाहे कोई भी है, वो बहुमूल्य होगा, अमूल्य नहीं होगा। बंदूक एक शस्त्र है, ध्यान रखना, बंदूक शस्त्र नहीं है, बंदूक एक अस्त्र है। बंदूक एक क्या है? अस्त्र है। सुनिए, दो शब्द आपके पास, अस्त्र और शस्त्र, बहुत ही सामान्य शब्दों में समझो आप। इसमें स और त्र है, स और त्र है। स और त्र से पहले स लगा, और स और त्र से पहले ए लगा। स और त्र से पहले स लगा, और स और त्र से पहले ए लगा।
ए का अर्थ होता है अलग होकर। वे हथियार जो हाथ से अलग होकर यानी फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं, और वे हथियार जो हाथ के साथ यानी हाथ में रखकर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शस्त्र। उन्हें क्या कहा जाता है? शस्त्र कहा जाता है। तो सुनिए, अब मैं आपको बताऊं, जैसे तलवार है, तलवार हमेशा हाथ में रखकर प्रयोग होती है, तो तलवार एक क्या है? शस्त्र है। अच्छा, बाला, बाला हमेशा फेंक कर हाथ से अलग होकर प्रयोग होता है, क्या है? अस्त्र है। अब बात आती बंदूक की। सामान्यतः सभी को यह लगता है कि बंदूक तो हाथ में रखकर ही प्रयोग होती है, हाथ में रखकर प्रयोग होती है तो शस्त्र होती है। नहीं, आप व्यवहारिक रूप समझिएगा, जो मैं बता रहा हूं वही सही रूप है, एकदम सटीक समझिएगा आप अच्छे से। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि बंदूक वास्तव में हथियार के रूप में प्रयोग नहीं होती। हथियार के रूप में जो प्रयोग होता है वो होती है गोली। जो चोट पहुंचाने मारने के लिए हथियार के रूप में क्या प्रयोग होती है? गोली। और गोली हमेशा हाथ से अलग होकर। तो बंदूक या गोली जो है वो क्या मानी जाती है? बंदूक या गोली हमेशा ही जो है वो, बंदूक या गोली जो है वो हमेशा क्या होती है? बंदूक या गोली हाथ से अलग होकर प्रयोग होती है। अलग होकर प्रयोग होती है तो याद रखिएगा बंदूक क्या है? अस्त्र है, अस्त्र। तो बंदूक एक शस्त्र है नहीं, बंदूक एक अस्त्र है, ये होगा शुद्ध। आकाश में तारे चमक रहे हैं, तारे चमकते नहीं है, ध्यान रखना, तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। चमकने और टिमटिमाने में फर्क है। चमकने का अर्थ है लगातार एक जैसी रोशनी देना, और टिमटिमाने का मतलब रोशनी कम ज्यादा होती रहना। जैसे सूर्य चमकता है, सोचो सूर्य टिमटिमाने लगे कभी, माहौल ही गड़बड़ा जाएगा सारा। तो सूर्य चमकता है, लगातार एक जैसी रोशनी देता है। बल्ब या लाइट चमकता है, लगातार एक जैसी रोशनी देता है। लेकिन तारे रोशनी कम ज्यादा होती रहती, टिमटिमाते हैं। तो तारों के लिए चमकना जो शब्द है वो अनुपयुक्त शब्द है, अनुपयुक्त या अनुचित। उसके लिए उपयुक्त या उचित शब्द क्या है? टिमटिमाना। जैसे आकाश में झंडा लहरा रहा है, झंडा लहराया नहीं जाता, फहराया जाता, फहराया। तो आकाश में झंडा फहरा रहा है। उसकी भाषा देवनागरी है। अब ऐसे वाक्य समझने ही मुश्किल हो जाते हैं, कहीं से अशुद्ध प्रतीत होते, पर देवनागरी कोई भाषा नहीं है, देवनागरी तो लिपि है। भाषा तो हिंदी है, संस्कृत है, ये है, इनकी लिपि है देवनागरी। तो उसकी भाषा देवनागरी है नहीं, उसकी लिपि देवनागरी है, ये शुद्ध हो। वह दही जमा रही है, दही नहीं जमाया जाता है कभी, दूध जमाया जाता है। दही जमा रहे, अगर हमारे पास दही है तो फिर उसको जमाने की क्या आवश्यकता? हम दूध जमाते हैं, दूध जमने के बाद क्या बनता है? दही। तो दूध जमाया जाता है। जैसे वाक्य आ जाता है, गांधी जी चरखा काटते थे। चरखा कैसे काटा जा सकता है? लोहे या लकड़ी का एक ठोस पदार्थ होता है, ठोस वस्तु होती है, उसको कैसे काट सकते हो? सूत काटा जाता है, सूत। चरखा चलाया जाता है। तो गांधी जी चरखा काटते थे नहीं, गांधी जी चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, ये शुद्ध हो। जैसे वाक्य आ जाता है कि चूनर पहन कर आओ। चूनर पहनी नहीं जाती, ओढ़ी जाती, चूनर ओढ़ कर आओ, ये आता है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, बार बार लगातार पूछा जा रहा है, ये वाक्य बेहद महत्वपूर्ण। साहित्य व समाज का घोर संबंध है नहीं, साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। क्यों? घोर नकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक रूप। तो साहित्य जो है वो हमेशा समाज के भले के लिए लिखा जाता है, सकारात्मक रूप में। घोर तो नकारात्मक शब्द है, जैसे घोर अन्याय, घोर पाप, घोर अपराध, घोर कलयुग, ये तो नकारात्मक चीजें, पाप, अपराध, कलयुग, अन्याय, इनके लिए प्रयोग होता है। साहित्य व समाज का घोर संबंध नहीं, साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। कई बार जो है वो समाज की जगह जीवन लिख देता है, जीवन। साहित्य व जीवन का घोर संबंध है नहीं, साहित्य व जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये शुद्ध होगा। इसके बाद अपने बात करें आगे, ये हमारी बात हुई है ना, अस्त्र जो है वो हमेशा हाथ से अलग होकर यानी फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र हमेशा हाथ के साथ यानी हाथ में रखकर प्रयोग होता है। जैसे भाला, बंदूक, तोप, धनुष, बाण, तीर, कमान, ये सब वास्तविक हथियार के रूप में फेंक कर, जैसे तोप में गोला फेंक कर चलाया जाता है, धनुष बाण में बाण, तीर कमान में तीर हाथ से अलग होकर फेंक कर प्रयोग होते हैं। ये हाथ में रखकर तलवार, चाकू, कटार,
कटार कृपाण को कहते हैं, छोटी तलवार को, ये हाथ में रखकर प्रयोग होते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर चाकू तो फेंक कर भी चला सकते, वो केवल मूवीज में, फिल्मों में। वास्तव में चाकू हाथ में रख कर ही प्रयोग होता है। चाकू क्या है? शस्त्र है। इसकी आगे बात करेंगे अभी। ये एक इतनी सी बात है कि हथियार को आयुध भी किया कहा जाता है। हथियार का पर्यायवाची है आयुध, और ये आयुध शब्द शुद्धि में बार बार आता है। वो आयुध ये लिख के देता है जो अशुद्ध है, आयुध ये शुद्ध है, केवल दय धनुष आता है। फिर इसके बाद अपने बात करें आगे, तो वाक्य क्या आ जाता है? वाक्य आ जाता है कि उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। गले में बेड़ियां नहीं होती, बेड़ियां पैरों में होती है। गले में तो फंदा होता है, जैसे हाथों में हथकड़ी होती है, पैरों में बेड़ियां। तो गले में बेड़ियां पड़ गई नहीं, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई, या उसके गले में फंदा पड़ गया, ये शुद्ध होगा। हाथों में हथकड़ी, इस तरह शुद्ध होता है। हाथी पर काठी बांध दो, ध्यान रखना हाथी पर कभी काठी नहीं। हाथी पर जो रखा जाता है उसको हौदा कहते हैं, हौदा। हाथी पर काठी नहीं होती। वाक्य शुद्ध होगा, हाथी पर हौदा रख दो। चिंता एक भयंकर व्याधि है, चिंता व्याधि नहीं है, ध्यान रखना। चिंता एक भयंकर आदि है। देखो, एक आदि शब्द तो ये होता है जिसमें ई बड़ा। इस आदि का अर्थ आधा भाग या आधा टुकड़ा, जैसे आधी रात या आधी रोटी। रोटी का आधा भाग या आधा टुकड़ा, ये तो ई बड़ दीर्घ होता है, बड़ा। एक ई जो है वो ह्रस्व छोटा भी होता है। इस आदि का अर्थ क्या होता है? इस आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट या मानसिक पीड़ा। तो बताओ, चिंता शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है? बोले चिंता तो मानसिक कष्ट है। मानसिक कष्ट को व्याधि नहीं कहते, आदि कहते हैं। तो चिंता एक भयंकर आदि है, यानी मानसिक कष्ट है। व्याधि तो जैसे अपने हाथ पे लग गई किसी चीज की, वो शारीरिक कष्ट है, उसको कहते हैं। जैसे बुखार चढ़ गया, शारीरिक कष्ट है, वो एक व्याधि है। चिंता तो मानसिक कष्ट है, मानसिक पीड़ा है। तो चिंता क्या है? आदि। याद कैसे रखना? जब भी आदि और व्याधि की बात आए, एक ही शब्द याद रखना, आम। क्या याद रखना? आम। आ से आदि, आ से आदि, और मैं से मानसिक कष्ट या मानसिक पीड़ा। मानसिक कष्ट या मानसिक पीड़ा। तो ध्यान रखना, चिंता जो है वो आदि है। आ से आदि, मैं से मानसिक कष्ट, तो आदि यानी मानसिक कष्ट या मानसिक पीड़ा। तो व्याधि जो बच गया वो शारीरिक कष्ट या शारीरिक पीड़ा हो गया। ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां लिख ही देता हूं मैं, क्या? आम। आम में आ से क्या बन जाएगा? आदि। और मैं से मानसिक कष्ट या मानसिक पीड़ा। चिंता जो है वो आदि है, यानी मानसिक कष्ट है। तो व्याधि जो बच गया वो शारीरिक कष्ट होता है। गगन बहुत ऊंचा है, गगन ऊंचा नहीं, गगन विशाल है। क्योंकि जैसे ही हम धरती से ऊपर उठते हैं तो गगन या आसमान शुरू हो जाता है। तो गगन या आसमान विशाल होता है, ऊंचा नहीं। गगन बहुत विशाल है। वह पांव से जूता निकाल रहा है। पांव के अंदर थोड़ी डाला हुआ है जो निकाल रहा है। जूता ऊपर पहना हुआ है, पहनी हुई चीज उतारी जाती है। तो वह पांव से जूता उतार रहा है। निकाली तो अंदर रखी हुई चीज है। जैसे आपकी जेब में पैसे हैं तो आप जेब से रुपए निकालते हो। अलमारी में कपड़े रखे, अलमारी में रखे, अंदर रखे, निकालते हो। पांव के तो ऊपर पहनी हुई चीज उतारी जाती। तो वह पांव से जूता उतार रहा है या पांव से जूते उतार रहा है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। कन्या के विवाह में पधारे मतलब अब तक कन्या का विवाह हुआ नहीं है। और जब तक कन्या का विवाह होता नहीं है, कन्या कुंवारी है, तो उसको सौभाग्यवती नहीं कहते, सौभाग्याकांक्षिणी कहते। सौभाग्यवती तो विवाह के बाद होती है। विवाह हुआ ही नहीं अब तक, विवाह में तो आगे पधारना है, विवाह तो आगे होगा। तो कृपया मेरी सौभाग्याकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। योग्यता पर कभी भी किसी को अहंकार नहीं होता। योग्यता पॉजिटिव सकारात्मक चीज है, उस पर गर्व किया जा सकता है, प्राउड फील किया जा सकता है। उसके लिए जो है वो अहंकार अनुचित शब्द है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति बड़ा व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति जब छोटे को कुछ भी देता तो वो भेंट नहीं होता, प्रदान या वितरित किया जाता है। तो राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। भेंट तो क्या होता है?
भेंट तो ये होता है कि जब छोटा व्यक्ति बड़े को कुछ देता है, जैसे बच्चों ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट किया, बिल्कुल सही है। बच्चे छोटे, राष्ट्रपति बड़ा, तो बच्चे राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति किसी को देगा तो प्रदान या वितरित करेगा। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान की। कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं की, कृष्ण ने कंस का वध किया था। हत्या और वध में फर्क है। हत्या निरपराध की भी हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि निरपराध की ही होती है, लेकिन निरपराध की हो सकती है। और अगर आप हत्या निरपराध की कर देते हो तो उसमें सजा हो सकती है। लेकिन वध हमेशा पापी या दुष्ट का किया जाता है और इसमें कोई सजा नहीं होती। कृष्ण ने कंस का वध किया। विख्यात आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी विख्यात नहीं होता, कुख्यात होता है। तो कुख्यात आतंकवादी मारा गया, ये शुद्ध हो। ये देखो, छोटा जो है वो बड़े को भेंट दे सकता है, बड़ा छोटे को प्रदान या वितरित करेगा। जैसे इस प्रकार का वाक्य भी आता है, बेहद महत्वपूर्ण। इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है। आयु नहीं, आयु तो कुल जीवन काल को कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के रूप में उसके दादाजी की आयु 80 वर्ष थी, यानी दादाजी की जन्म से मृत्यु तक का जो काल है वो टोटल कुल आयु 80 वर्ष थी। अभी जो चल रही है वो उम्र होती है। इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष है या मेरी अवस्था 30 वर्ष है। उम्र को अवस्था भी बोल देते हैं, यह भी ध्यान रखना। उम्र की जगह अवस्था शब्द भी प्रयोग हो सकता है। समय मेरी उम्र या मेरी अवस्था जो है वो 30 वर्ष है। लेकिन आयु नहीं, आयु तो टोटल कुल जीवन काल होता है। ख्यात बुरे कार्य के लिए प्रसिद्ध, इसके 3 विलोम शब्द है। ख्यात, विख्यात, प्रख्यात। ये होता है अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध। पढ़े आगे, ये बताया ना। आम, आ से आदि, मानसिक कष्ट या मानसिक पीड़ा। व्याधि, शारीरिक कष्ट या शारीरिक पीड़ा। जैसे गांधी जी चरखा काटते थे, नहीं, गांधी जी सूत काटते थे, चरखा चलाते थे। वह आटा पिसवाने गया। अगर आटा हमारे पास है तो फिर उसको पिसवा के क्या बना देंगे हम। और आटे को कैसे पिसवाया जा सकता है, आटा तो पिसा पिसा होता है। गेहूं या अनाज पिसवाया जाता है, तो वह गेहूं या अनाज पिसवाने गया। चुनर पहन कर आओ, चुनर पहनी नहीं जाती, ओढ़ी जाती। धोती पहन कर आओ, धोती भी पहनी नहीं जाती, बांधी जाती। धोती जो है वो बांधी जाती, धोती बांध कर आओ, ये शुद्ध होगा। कुछ बातें अभी वाक्य शुद्धि की बकाया है, उसके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।